आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो अभी तक अपन लोगों ने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो सॉल्व कर लिए हैं 2 ईयर के। ठीक है, आज की क्लास में अपन आगे का जो क्वेश्चन पेपर है वो देखेंगे। तो अभी कुछ दिनों के लिए, अभी जब तक बच्चे ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तब तक के लिए जो अपन क्वेश्चन पेपर है, डिस्कशन है, वही करेंगे अभी। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, अभी बचे हुए हैं आपके 5 ईयर के, जैसे हमने बोले थे, तो उनके 3 जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में आपकी जो रेगुलर क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन जो है 2019 का AI APGT का जो क्वेश्चन पेपर है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले जैसे हमने 2021 का पेपर देखा था, तो उसमें भी अपन लोगों ने देखा था कहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार जब अपन लोगों ने 20 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था तब भी देखा था। और यहाँ पे अपन जो है 2019 का जब पेपर देख रहे हैं तो उस दौरान भी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें प्लॉट कर दी है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप हुए थे। अगर आप सबसे ज़्यादा अगर ध्यान दो तो अगेन यहाँ पे जो है चरक संहिता से सबसे ज़्यादा आपके 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, इसके बाद में आपका जो है सुश्रुत संहिता से 16 क्वेश्चन आए थे, अष्टांग हृदय से 8 आया था, अदर जो सब्जेक्टिव वाइज हैं वो टोटल 32 आए थे। इसके अलावा अपन बात करें तो आपका कश्यप संहिता से 5, भाव प्रकाश संहिता से आपकी 4, और आपका जो वैसज्य रत्नावली है उससे 3 क्वेश्चन आया था। इसी प्रकार आपका जो आपका अष्टांग जो आपका संग्रह है, ठीक है, उससे 1 क्वेश्चन आया था। तो ये आपको मेनली देखने को मिलेगा, और सारंगधर संहिता से भी 1 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपका जो है अपन लोगों ने पार्टिसिपेशन देख लिया था। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, अपन सीधा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका स्टार्ट होता है, वो है आपका कश्यप संहिता। तो कश्यप संहिता के चिकित्सा स्थान से ये क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया है कि सगुड़ के साथ, यानी कि गुड़ के साथ श्रृंगवेर का जो है भक्षण उड़ते साथ ही किस व्याधि में किया जाता है। तो ये आपका सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पे। तो कौन से व्याधि के साथ में जो है इसका प्रयोग जो है भक्षण जो है निर्दिष्ट बताया गया है। तो मेनली शोथ के साथ में जो है भक्षण जो है निर्दिष्ट बताया गया है। तो अगेन अगर आपने काश्यप संहिता भी नहीं पढ़ी होगी तो हम तो ये जानते ही हैं कि जो आपका गुड़ के साथ जो आपका अदरक वगैरह है, ठीक है, उनका मेनली जो है वर्णन आपके शोथ की चिकित्सा में मेनली बोला गया है। देखो अपन यहाँ पे अपन जो है डिलीटिंग मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो आपका फकज रोग है उसमें तो नहीं है। ठीक है, विषर्प के विषय में बात करें तो जो आपका विषर्प की जो व्याधि होती है वो तो पित्त प्रधान होती है, तो ऐसे करके अपन इसे लॉजिकली कट कर सकते हैं। और मूत्र किच्छ के अंतर्गत क्या है, ऑलरेडी जो मूत्र है उसकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि आपका श्रृंगवेर भी क्या है, उष्ण है, और आपका गुड़ भी क्या है, उष्ण है। तो उष्ण उष्ण जो चीजें हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि जो उष्ण तीक्ष्ण चीजें हैं उनसे अपन तो जो है मूत्र की प्रवृत्ति नहीं करा सकते। इस वजह से मूत्र कृच्छ भी आपका कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जाएगा वो आपका शोथ जाएगा। तो इसको इस टाइप से आप जो है डिलीटिंग मेथड यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है कि कश्यप के अनुसार सगुड़ श्रृंगवेरश्च भक्ष्यते निम्न में से किस रोग में निर्दिष्ट किया है कश्यप ने। तो शोथ के रोग में मिल लीजिए उन्होंने बताया है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि जो मनुष्य महोत्साही क्रियावंता सार स्थिर शरीर और आयुष्मान हो वे किस सार के होते हैं। तो हमने इसको कई बार डिस्कस किया है कि जो आपका सार वाला जो लाइन आता है, ठीक है, वो आपका अस्थि के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सार स्थिर शरीरा, तो जब अस्थियों में सार रहेगा तब क्या है, शरीर स्थिर रहेगा। जब स्थियों में क्या है, उसके अलावा जो है महोत्साही, यानी कि जो अस्थियों के कारण मिलनी जो है शरीर में जो है महाबल वाला होगा, और क्या है आपका क्रियावान होगा। ठीक है, तो ये आपके अस्थि सार से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। तो ये जो आपका आंसर है वो है आपका अस्थिसार पुरुष का लक्षण है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया है यहाँ पे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आप आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसमें यहाँ पे आपका बोला गया है कि चरक मतानुसार वारुणस्य सेवनात् निम्नलिखित में से किस स्रोतो दुष्टि का निदान है, यानी कि लक्षण है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार आपका जो है
रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम ये जो है मान के चलो 30 से 40 बार जो है ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया होगा। तो ये जो है आपका मेदोवाह स्रोतोदुष्टि का लक्षण है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अलावा जब अभी अपन सब्जेक्टिव वाइज स्टडी करेंगे, ठीक है, तो उसमें अपन लोगों ने ट्रिक देखेंगे कि इसका जो है जो आपका मेदोवाह स्रोतोदुष्टि है उसके लक्षण का जो है ट्रिक था कि मेरे को दो वारुणी पीने को, ठीक है। तो क्या है आपका ये मेनली इसका कोड है कि मेरे को दो वारुणी पीने को, ऐसे करके आपको कोड वहां पे अपन लर्न कराएंगे, ठीक है। तो उसको भी आप यहाँ मेनली याद रखना, तो उससे आप जो है मेदोवाह स्रोतोदुष्टि का लक्षण क्या है, मेनली जो वारुणस्य अतिशयवनात्। तो ये आपका जो है इस प्रकार से आप याद रखना कि मेदोवाह स्रोतस्य के दृष्टि के लक्षण है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपका पूछा गया है कि अष्टांग हृदय के अनुसार शस्त्र आदि साध्य रोग डैश होते हैं। तो देखो अपन जो है चरक एवं सुश्रुत दोनों को अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं। इसके अलावा अष्टांग हृदय भी हमने जो है डिस्कस कर रखा है, ठीक है। फिर भी किसी का अगर छूट गया होगा तो उसको अपन जो है वापस यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके जो साध्य रोग है उनके लिए यहाँ पे आपका लिख रखा है कि जो बॉडी है वो सर्व औसत क्षम्य होना चाहिए। सभी प्रकार की जो औषधियां हैं उनको हम दे सकते हैं पेशेंट को, ऐसा शरीर होना चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति रहेगा उसकी जो व्याधि रहेगी वो क्या है आपकी साध्य रहेगी। इसके अलावा आपका यून यानी कि युवा अवस्था को हो, इसके अलावा जितात्मा पुरुष हो, बहुत ज्यादा अवर सत्व का ना हो, व्याधि जो है मर्म को न प्राप्त हुई हो, अल्प हेतु हो, तो जो सिम्टम्स हैं वो भी बहुत कम हो, निदान भी बहुत कम हो। इसके अलावा पूर्व रूप एक्सेट्रा जो है वो भी बहुत कम हो, और उपद्रव जो है वो आपका कोई भी ना हो। साथ ही साथ आपका जो है अतुल्य दुष्य देश प्रकृति, मतलब इन सभी चीजों में क्या है आपकी सिमिलैरिटी ना हो। इसके अलावा चिकित्सा के जो चतुष्पाद है वो उपस्थित हो। फिर बोला गया है आपका ग्रहेषु अणु गुणेषु आकदेशु अनेक रोग मार्गो, यानी कि आपका जो है एक दोष की व्याधि हो, साथ ही साथ आपका जो है नवा सुखा यानी कि बहुत नई व्याधि हो, यानी कि जो आपको व्याधि है उसके हुए बहुत टाइम ना हुआ हो। तो ये जो सारे लक्षण हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आपके सुख साध्य रोग के अंतर्गत आते हैं। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का ये तो आप लोगों को पता चल रहा है कि जो मेनली जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे ही आपका आ रहा है। किसी साल आपका सुख साध्य पूछ लेता है तो किसी साल आपका कृच्छ साध्य पूछ लेता है, ठीक है। तो आस ही पास का आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जो हमने अभी लक्षण देखा वो क्या है, नव सुखम यानी सुख साध्य जो व्याधि है उसके लक्षण हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं अपन लोग कृच्छ साध्य व्याधि के बारे में। तो कृच्छ साध्य व्याधि में क्या बोला गया है, जो शस्त्र आदि जो क्रिया है उससे साध्य होती है, और साथ ही साथ उन व्याधियों को बोला जाता है जो आपके कृच्छ साध्य होते हैं, यानी कि संकरे, अर्थात जो आपका जो व्याधि है एक ही साथ उसके ग्रुप आ जाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, संकरे बोलते हैं। तो वो जो व्याधि किसके अंतर्गत आ जाएगी, आपका कृच्छ साध्य के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शस्त्र आदि साध्य रोग है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे श्लोक में ही बोला गया है कृच्छ साध्य व्याधि होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर पुट अप हो गया। देन अपन थोड़ा आगे आते हैं। फिर बोला गया है शिष्यत्यो आयुषो व्याप्य, मतलब आयु शेष रहने की वजह से जो चीजें झेलनी पड़ रही है, तो इसका आप एग्जाम्पल समझ सकते हो जैसे कि डायबिटीज। पथ्य आहार विहार करोगे तब तो जो है ठीक रहेगा, लेकिन अगर नहीं करोगे तो वापस से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है शेषात्य आयुषो जो है वो किसके अंतर्गत आता है, आपका याप्य के अंतर्गत आता है। तो ये जो है आपका क्या है, पथ्य का सेवन करने से ठीक हो जाती है, और विपर्याय मतलब अपथ्य का सेवन करने से फिर से वापस आ जाती है, जैसे अपन लोगों ने देखा डायबिटीज। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, याप्य व्याधि बोलेंगे। फिर अगर आगे आ जाते हैं अपन, तो यहाँ पे आपके प्रत्याख्याय के बारे में बताया गया है। तो जिसको क्या है कह के चिकित्सा करना चाहिए, अनुक्रम चिकित्सा नहीं करनी चाहिए बोला जाता है। तो उसमें क्या है आपका उत्सुक मोह अरिति, ये जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको जो है अरिष्ट के जो लक्षण है वो यहाँ पे आपके उपस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके जो है सुख साध्य कृच्छ साध्य
याप्य प्रत्याख्य आदि व्याधि से भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो अष्टांग हृदय के अनुसार क्या क्या चीज बोला गया है उसको भी आप लोग याद रखना। इस वजह से मैंने यहाँ पे प्लॉट करके आप लोगों को एक बार और बता दिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि चरक मतानुसार निम्नोक्त किस स्नेह के लिए मारुतघ्न न च श्लेष्म वर्धनम यह विशेष गुण बताया गया है। तो अपन लोगों ने देखा था कि जो आपका 2021 के अंतर्गत जो क्वेश्चन आया था वो आपके वसा से क्वेश्चन आया था कि जो भ्रष्ट योनि होती है उसमें क्या दिया जाता है। तो उस टाइम अपन लोगों ने श्लोक ही देखा था कि भ्रष्ट योनि कर्ण सिरो रुजा, ठीक है, इसमें क्या देते हैं तो वशा दिया जाता है। तो देखो उस समय आपका जो है वसा से क्वेश्चन आया था और 2019 में आपका जो है यहाँ पे आपका जो तैल है उससे क्वेश्चन आया था। तो देखो जो आपके स्नेह है उसके आगे पीछे से ही कई बार क्वेश्चंस आपके पुट अप हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने जो है पूरा जो आपका लाइन है वो यहाँ पे आपको जो है प्लॉट कर दिए है। तो इसको अपन एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं घृत क्या है, ठीक है। घी के लिए अपन क्या पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका बोला गया पित्त अनिल हरम, यानी कि वात पित्त को हरने वाला होता है। इसके अलावा रस शुक्र और ओज के लिए हितकर होता है। इसके बाद में बोला गया है निर्वापणम, निर्वापण का अर्थ होता है प्रसन्नता प्रदान करना, शीतलता प्रदान करना। तो घी तो वैसे ही आपका बहुत ज्यादा शीतल होते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है निर्वापण करके मृदुता लाने वाला होता है और स्वर वर्ण का प्रसादन करने वाला होता है। ये क्या है आपके घृत की प्रॉपर्टीज बताई गई है। तो ये आपके घृत के बारे में हमने देख लिया। देन अपन बात करते हैं तैल के बारे में। तो तैल के लिए स्पेशली बोला जाता है आपका कि मेनली ये जो है आपका वात के लिए इंडिकेटेड है, तो इसी वजह से यहाँ पे बोला जाता है मारुतघ्नम न च श्लेष्म वर्धनम बल वर्धनम। तो ये जो है वात को तो नहीं बढ़ाता है, साथ ही साथ ये जो है श्लेष्म का भी वर्धन नहीं करता है, क्योंकि ये जो है आपका उष्ण कैटेगरी का होता है। साथ ही साथ ये क्या काम करता है, जो तेल है वो आपका बल का बढ़ाने वाला होता है। इसी वजह से यहाँ पे ये बताया गया है बलवर्धनम। फिर उसके अंदर नीचे हम बोला गया है त्वचम उष्णम स्थिर करम। तो हमेशा जो है तेल में की जो मालिश है वो अपन त्वचा पे करते हैं, जिसके वजह से वो क्या करता है त्वचा में उष्णता तथा स्थिरता लेके आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो स्थिर कर्म जो वर्ड है वो हमेशा तैल के लिए आता है और क्या करता है आपका योनि का जो है विशोधन करने का काम करते हैं। फिर अपन आगे आते हैं तो आ जाते हैं अपन वशा पे। तो वशा पे आपका जो है व से जो है मेनली लाइन आपका स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है वृद्ध भग्न आहत भ्रष्ट योनि कर्ण सिरो रुचि। तो यहाँ पे आपका जो वृद्ध भग्न आहत जो पेशेंट होते हैं एक्चुअली में क्या होते हैं, जिनके शरीर से जो है रक्त का क्षय हो चुका है। तो वृद्ध हो गया, भग्न हो गया तो ब्लीडिंग हो गई, धातु क्षय हो गया, तो अपन क्या करेंगे तो जो है अपन इन पेशेंट को फैट खिलाएंगे, वशा खिलाएंगे। इसी वजह से आपका जो है वृद्ध भग्न आहत भ्रष्ट योनि में, कर्ण में, शिरोरुजा में और उसके उपचय के लिए एक्सेट्रा आपके स्नेहन के लिए, तो जो व्यायाम जो व्यक्ति डेली करता हो तो उसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो फैट का जो प्रोटीन शेक वगैरह है वो दिया जाता है। तो जो वशा है वो आप मान लो कि जो प्रोटीन एंड फैट ये दोनों को लगभग आप मिलाकर समझ सकते हो। तो ये जो सारे स्टेजेस हैं उसमें अपन क्या देते हैं, मेनली जो है वशा का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि आपका वृद्ध भग्न आहत, इसके लिए भी क्या है आपका एक्स्ट्रा प्रोटीन की जो है रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए मेनली जो है आपका वशा दिया जाता है। फिर अपन आ जाते हैं मेनली मज्जा के ऊपर। तो जो मज्जा होता है वो अस्थि के अंतर्गत पाया जाने वाला विशेष पार्ट है, ठीक है। इसी वजह से क्या लिख रखा है कि मज्जा विशेष तो अस्थानाम च। तो विशेष रूप से क्या है मेनली आपका जो है मज्जा जो होती है वो अस्थि में इसका स्थान बताया गया है, तथा च बलकृत स्नेहोहितम, यानी कि मेनली जो है बल प्रदान करने वाली होती है। इसके अलावा और क्या काम करती है तो बल हो गया, शुक्र हो गया, इसके जो उत्तरोत्तर धातु हैं रस, श्लेष्म, मेघ, मज्जा, इनको क्या है बढ़ाने वाली होती है, इनका विवर्धन करने वाली होती है। तो ये जो है आपका मज्जा की प्रॉपर्टी बताई गई है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने जो चतुर्विध स्नेह है घृत, तैल, वसा, मज्जा, उनके जो है पूरे प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे देख लिया। देन अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नाउ जो नेक्स्ट वन इज, तो देखो यहाँ पे आपका बोला गया है कि चरक मतानुसार महादोष एवं मर्म स्थान में उत्पन्न हुई व्याधियों में
खालिस्तान चिकित्सा उपक्रम जो है वो है श्रेष्ठ होता है। तो जो है लंघन मतलब हमने जो है षड्विध उपक्रम पढ़े हैं, ठीक है। आचार्य जो चरक है उनके अनुसार जब पूछा जाता है हमें तो अपन जो है षड्विध उपक्रम बताते हैं ना, लंघन, व्रीहन, स्वेदन, स्तंभन, इस तरीके से। तो उसमें जो है देखो रुक्षण जो प्रोसीजर बताया गया है वो रुक्षण कराया कैसे जा रहा है। तो जो क्या है कटुतिक्त कषाय रस जो है उसका सेवन करते हैं, जो स्त्रियों को संयम से सेवन करते हैं। इसके अलावा जो खाली पीण्याक, तक्र आदि का तथा मधु आदि का जो है मिल्ली सेवन करते हैं। तो इस तरह की जो क्रिया के द्वारा ये सभी चीजों का सेवन कराना, वो क्रिया क्या कहलाती है? आपका रुक्षण कराना। तो जब भी शरीर में अभिष्यंद हो, तो अभिष्यंद है तो अपन शरीर में क्या करा देंगे? जो इंटरनली जो दोष है उनको क्या है? रुक्ष करा देंगे। महादोषों की अवस्था में मर्मस्थ व्याधि शयेत। देखो मर्मस्थ व्याधि में क्यों ये बोला गया है, महादोष में ये क्यों बोला गया है? क्योंकि जो दोष क्या है वो इन सारी चीजों में आपके जो है बढ़े हुए होते हैं। तो अगर आप जो है लंघन कराओगे तो वो जो है बहुत ज्यादा पाचन नहीं कर पाएगा, एक जो है स्टेज तक ही वो जो है मिल्ली पाचन कर पाएगा। स्तंभन में मिल्ली अपन जो है अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो दोष है वो और उभर जाएगा, और व्रीहण जो है वो ऑलरेडी महादोष की अवस्था है। तो क्या है, जो दोष है उनको अपन स्व स्थान पे जो है रुक्षित करेंगे। तो महादोष की अवस्था में तथा मर्मस्थ व्याधियों के अंतर्गत क्या क्रिया किया जाता है? तो मेनली जो है रुक्षण क्रिया की जाती है। इसे आप जो है मरु करके भी याद रख सकते हो। म से आपका जो है मर्मस्थ व्याधि, ठीक है, रू से आपका रुक्षण, मरु करके आप इसे याद कर सकते हो। और उरु स्तंभ के अंतर्गत पूरा जो पंचकर्म है वो पूरा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मेद के अंदर जो दोष होते हैं उसके अंतर्गत जो है अपन जो है रुक्षण प्रोसीजर जो मेनली करते हैं, इस वजह से आपका उरु स्तंभ में रुक्षणी यहाँ पे आपका बोला गया है। तो यहाँ पे आपका जो महादोष है और मर्म स्थान की जो व्याधि है उसमें आपके चरक के अनुसार कौन सी जो चिकित्सा है वो बता रखी है, तो रुक्षण, ठीक है, ये क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्जुन को चरक ने किस दशमानी गण में समाविष्ट किया है। तो ये जो क्वेश्चन है वो कई बार आपका जो है रिपीट हुआ है। तो अपन जो है अप्लाइड एस्पेक्ट में जो अपन अर्जुन क्षीर पाक देते हैं अधिकतर, वो क्या है आपका हार्ट के पेशेंट को देते हैं। तो इसका जो अगर प्रभाव है वो अगर प्रियव्रत शर्मा में आप देखोगे तो इसे क्या है नृत्य बता रखा है। लेकिन जब हम चरक की बात करते हैं तो चरक ने इसे जो है हृदय महाकषाय में रखा ही नहीं है। जबकि आचार्य जो चरक है उन्होंने हृदय महाकषाय में क्या है जितने भी आपके अम्ल रस प्रधान जो द्रव्य है उनको रखा है, ठीक है। और अर्जुन क्या है आपका कषाय रस प्रधान है, तो ये जो है उसमें रहता नहीं है। ये आपका किस में आता है? तो उदर्द प्रश्मन महाकषाय के अंतर्गत मिलली जो है आचार्य चरक ने जो है अर्जुन को रखा है। तो ये चीज को ध्यान रखना कि आचार्य जो चरक है उन्होंने अर्जुन को कौन से जो आपके दशमाणी गण के अंतर्गत इंटरप्रिटेट करा है, तो आपका उदर्द प्रश्मन के अंतर्गत उन्होंने मेनली रखा है। तो ये क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 के अंतर्गत किस शेड्यूल में विष द्रव्यों को रखा गया है। तो जो विष द्रव्य हैं जितने भी आपके क्या है पॉइजनस जो ड्रग हैं वो क्या है शेड्यूल ई के अंतर्गत मेनली रखा गया है। और ये जो क्वेश्चन है वो भी आपका एक रिपीटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपके ऐसे होने चाहिए कि आपको टिप पे होने चाहिए, ठीक है। तो शेड्यूल ई के अंतर्गत जितने भी पॉइजनस जो ड्रग है उनको मेनली रखा गया है। देन अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है सूर्य की उपस्थिति में तारों का प्रत्यक्ष न होना, यह क्या है आपका डैश का उदाहरण है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका जो है वो आपका प्रत्यक्ष में बाधक कारण से मेनली क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हुआ है। तो प्रत्यक्ष में बाधक कारण हम कितना पढ़ते हैं? तो टोटल 8 पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता था कि प्रत्यक्ष में जो बाधक कारण है वो कौन से हैं, ऐसे करके पहले क्वेश्चन आता था। इसके अलावा अपन 2021 का भी क्वेश्चन पेपर देखे थे, उसमें भी आपका क्वेश्चन आया था कि प्रत्यक्ष में बाधक कारण से रिलेटेड कौन सी चीज नहीं है करके, ठीक है। तो ये भी हमने देखा था कि जो 8 में से वो कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसका जो मतलब है वो भी आपको समझ में आना चाहिए कि प्रत्यक्ष में जो बाधक आपके बताए गए उसका भी मतलब आपको समझ में आना चाहिए।
तो ये जो क्वेश्चन है उसको अपन थोड़ा सी स्टेप से समझेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन के ऊपर अपन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि सूर्य की उपस्थिति में तारों का प्रत्यक्ष न होना। तो जो आपका सूर्य भी है वो भी अपने प्लेनेट से दूर है, बहुत दूर है, और तारे भी जो है वो भी अपने प्लेनेट से बहुत दूर है। तो यहाँ पे इसका जो रिलेशन है वो कहीं पे अति दूर है नहीं। तो अति सूक्ष्म ये भी स्थिति नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तारे होते हैं वो सूर्य से बहुत दूर होते हैं, ठीक है। बट उनका जो साइज होता है वो सूर्य के समान ही होता है, ठीक है। मतलब जो कई प्लैनेट्स होते हैं जो आपके वो बहुत दूर होते हैं, बट वही है कि वो अति सूक्ष्म तो नहीं होंगे, ठीक है। इसी वजह से सभी का आकार जो है सूर्य के समान या उससे बड़ा भी हो सकता है। फिर बोला गया है आपका समान अभिहार, तो ये भी इसमें नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो जो आपके सूर्य है वो बहुत सारे हों, ठीक है, उसमें से एक सूर्य न दिखाई दे, वो क्या है आपका समान अभिहार है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके अलावा और एक और एग्जाम्पल समझो कि जैसे कि बहुत सारी काली भैंस खड़ी हो और उसमें से पर्टिकुलरली पूछा जाए कि वो कौन सी है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, समान अभिहार है। तो ये भी आपका नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन लास्ट बोला गया है अभिभाव। तो अभिभाव का मतलब होता है जो सूर्य का प्रकाश है उस टाइम पे इतना ज्यादा होता है, जो प्रकाश है वो, ठीक है, कि वहां पे जो दूर की जो चीजें हैं, ठीक है, वो भी आपको वहां पे दिखाई नहीं देती है। तो जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, इसको अपन थोड़ा सा अलग एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि अगर जो क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, अगर वर्ल्ड कप है, ठीक है, और उसमें भी क्या है आपके, अगर किसी नॉर्मली अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है, ठीक है, और उसी के बीच में आपके बाकी आईपीएल भी चालू कर दो और बाकी भी चालू कर दो, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है, सभी का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका, समान अभिभाव कहलाता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अभिभव कहते हैं, ठीक है। तो ये अभिभव आप लोग को समझ में आए। तो सूर्य का जो है यहाँ पे वही चीज हो जाएगा कि अभिभव का अर्थ ये हो जाएगा कि अपने आवेश के कारण दूसरे चीजों को क्या है, अभिभूत कर दिया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है शांते अग्नो म्रियते, यानी कि जो अग्नि शांत होती है, तो जो व्यक्ति है उसकी अग्नि शांत होने पे क्या होता है, वो मिली मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यह जो है वो चरक संहिता के किस अध्याय में उल्लेखित है? तो जब अपन चरक संहिता देखे थे तब हमने देखा था कि जो आपका अग्नि है उससे रिलेटेड सारी चीजें जो है वो आपका लगभग जो है ग्रहणी चिकित्सा से ही रिलेटेड है। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन आता है वो आपके इंद्रिय स्थान से आता है कि जो व्यक्ति है वो अपने कानों पे उंगली रख दे और जो है वो अपने अग्नि जो है स्वर को सुने, तो उसे अगर अग्नि का जो स्वर है वो सुनाई नहीं देता है तो वो जो है मेनली अरिष्ट लक्षण के अंतर्गत आता है। तो वो चीज जो है वो अलग है। और यहाँ पे आपको जो पूछा गया शांतो अग्निम्रियते, कि जो आपका अग्नि शांत होती है उसके बाद में जो व्यक्ति वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो इसका जो वर्णन है वो ग्रहणी चिकित्सा के अंतर्गत मेनली किया गया है। सम अग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, अग्नि का महत्व क्या है, ये सारी चीजें जो है उसका वर्णन जो है चरक ने ग्रहणी चिकित्सा के अंतर्गत किए हैं। तो ये जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, पहला आंसर जो है वो इसके अंतर्गत जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज अष्टांग हृदय के अनुसार निम्न में से कौन सा वायु का स्थान नहीं है? तो इसका अपन जो है जब चरक संहिता पढ़ेंगे तो इसका कोड भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने पहले क्लासेस ली उनको पता होगा, ठीक है। तो मैंने इसका कोड बताया था कि पऊ स्पनो पा, यानी कि आपका जो है पाऊ इस्प पनु, पाऊ इस्प पनु, ऐसे करके मैंने याद कराया था। इसका आपका क्या है, तो चरक सुश्रुत वांग भट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या है, चरक सुश्रुत के अनुसार जो आपके वात पित्त कफ है उसके स्थान को यहाँ पे देखा था। तो चरक के अनुसार पक्वासा है, अमासा है, उरा प्रदेश है, ठीक है, वो आपके आचार्य चरक के अनुसार हुआ वात पित्त कफ का स्थान। फिर आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, जो वात है उसका श्रोणी बताया था, पित्त का पक्वाशा बताया गया था और कफ का क्या है, अमाशा बताया था। तो ये आपके सुश्रुत के अनुसार हुआ। फिर जो वांग भट्ट जी है उनके अनुसार मेनली आपका जो वात का स्थान है वो पक्वासा हो गया, पित्त का स्थान नाभि हो गया और कफ का स्थान उरा हो गया, ठीक है। तो ये वांग भट्ट जी के अनुसार हो गया। तो यहाँ पे जो है ट्रिक में आप देखो कि आपके यहाँ पे अष्टांग हृदय मतलब क्या है, वांग भट्ट के अनुसार। तो वांग भट्ट के अनुसार जो है आपका यहाँ पे पूछा गया है कि जो नाभि है वो किसका स्थान है, आपका पित्त का स्थान है।
तो देखो यहाँ पे आपको जो है इस टाइप के अगर कोटेशन याद नहीं भी है, ठीक है, तो भी आप जो है यहाँ पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वायु का स्थान नहीं है, तो यहाँ पे जो है नाभि को जो है मेनली आपका पित्त का स्थान बता रखा है, तो वो तो आपका वायु का बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जो आंसर है वो आपका क्लियर कट जाता है। तो जिनको कोटेशन से याद है वो तो ठीक है, और जिनको नहीं भी याद था वो जो है डिलीटिंग मेथड का यूज करके मेनली जो ये आंसर है वो निकाल सकता था। तो इसी के साथ साथ अपन जो है वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं आपके वात पित्त कफ के विशेष स्थान। तो देखो पक्वाशय यानी कि जो आपका लोअर अब्डोमिनल जो होता है उसको अपन लोग मेनली जानते हैं कि वात का स्थान होता है। तो पक्वाशय कटी शक्ति स्रोत, तो स्रोत को देखो यहाँ पे मेनली आपका वात का स्थान बता रखा है। साथ ही साथ अपन जानते हैं कि स्पर्श इंद्रिय है, इसमें आपका क्या है वात का और मन का समवायी संबंध होता है। तो ये सभी जो है आपके क्या है वात के स्थान है। फिर भी विशेष रूप से आपके पक्वाधान को जो है मेनली वात का स्थान बताया गया है। विशेष स्थान क्या है पक्वाधान बताया गया, जो क्या है अपना ट्रिक में मेनली ऊपर में फिट होते हैं। फिर अपन आ जाते हैं पित्त के ऊपर में। तो मिडिल पार्ट जो होता है वो बॉडी का, वो आपका क्या है मेनली पित्त का स्थान होता है। तो आपका जो है नाभि हो गया, आमाशय हो गया, स्वेद हो गया, लसिका हो गया, रुधिर जो है, रस जो है, ये जो सब है वो क्या है आपके पित्त के स्थान बता रखे हैं। हम जो है दृष्टि से देखते हैं, स्पर्शन करते हैं, तो आपका स्पर्शन अलग है और स्पर्श इंद्रिय ये दोनों अलग है। तो यहाँ पे आपका जो स्पर्शन है वो आपके पित्त के लिए बोला गया है। इसके अलावा आपका जो पित्त है उसका विशेष स्थान किसे बता रखा है, तो नाभि को जो है विशेष रूप से पित्त का स्थान बता रखा है। फिर उसके बाद में कफ के बारे में बात करते हैं। तो जो आपका कफ होता है अपर अब्डोमिनल पार्ट में रहता है। तो उरा, कंठ, सिरो, क्लोम, परवर्णी, आमाशय और रसा। अब इसमें जो आमाशय है वो दोनों के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि आपका जो पित्त है, ठीक है, और आपका कफ है, दोनों के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। फिर है आपका मेद, घ्राण, फिर है आपका जीवा, ये क्या है आपके कफ के स्थान बता रखे हैं। फिर आपका जो मेन स्थान है वो क्या है सूत्रम उरा, यानी कि उरा प्रदेश को मेनली जो है कफ का मेन स्थान माना गया है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। ऊपर से वो अपन लोगों ने देखा था कि आपका जो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका क्या जा रहा है, नाभि जा रहे हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका पूछा गया है कि सुश्रुत के मतानुसार अस्मरी की शल्य क्रिया में कितने मर्मों का बचाव करना चाहिए। तो ये चीज़ अपन लोगों ने कई बार देख लिया है, ठीक है। तो मेनली जो आपका होता है 8 मर्मों का बचाव करना चाहिए। और ये चीज़ भी हमने देख लिया है कि कौन से मर्म में संघार हो जाने से किस किस प्रकार की डिफॉर्मिटी जो है उत्पन्न होती है। तो ऐसा उसके लिए मैंने यहाँ पे आपका जो कोटेशन है वो प्लॉट कर दिया है कि अगर जैसे कि आपका मूत्रवाही जो आपका स्रोतस है उसका छेदन हो जाता है तो क्या होता है, मूत्रपूर्ण बस्ती के साथ जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जिस चीज का छेदन हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपके लक्षण बताए गए हैं। जैसे कि अगर शुक्रवाही स्रोतस का अगर छेदन हो गया तो शुक्रवाही स्रोतस का छेदन होने से जो शुक्रवाही जो पार्ट है, ठीक है, जो जेनिटल्स पार्ट है वो चले जाएंगे। तो क्या होगा, क्लेवी की उत्पत्ति हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मुष्क का वह जो स्रोतस है उसमें छेदन हुआ तो आर्काइटिस एक्सेट्रा जो है वो उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार आपका जो ध्वजभंग है वो उत्पन्न हो सकता है। मूत्र प्रक्षेप का अगर जो है छेदन हुआ तो जो मूत्र है वो मेनली जो है प्रसरण करने लग जाता है। सेवनी का अगर क्षरण होता है तो जो है आपका जो योनि है उसमें मेनली जो है रुजा होने लग जाती है। इसके अलावा बस्ती, गोद आदि में अगर हुआ वृद्धता के लक्षण जो है, ठीक है, मतलब वस्ती और गुद में अगर छेदन हुआ तो उसके वजह से जो वस्ती गुद के जो वृद्धता के लक्षण हमने देखे हैं उसके अंतर्गत मेनली वो चला जाता है। तो उन्होंने क्या है सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि ये टोटल अगर आप काउंट करोगे तो टोटल आपके 8 मर्म है। ये जो 8 मर्म है उनका मेनली जो है आपका बचाव करना चाहिए। तो उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे कुछ उलझाया ही नहीं है। तो देन अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो आपका सुश्रुत के अनुसार पूछा गया है कि जो आपका अंजनामिका है उसकी चिकित्सा में कौन सा जो उपक्रम है वो निर्दिष्ट है। तो आपने पढ़ा होगा छेद्य भेद्य लेख के इस प्रकार के जो उपक्रम वाले जो चैप्टर हैं,
तो जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों को तो अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ठीक है मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उस दौरान जो है अपन देखेंगे एक ट्रिक है, ठीक है। उस टाइम तो आपका जो ट्रिक रहेगा वो था कि वेरी चार्मिंग लड़की बाई। तो ये जो ट्रिक है जो अभी मैं बताया वो मेनली किसके लिए यूज करेंगे अपन, तो जो आपके नेत्रगत जो शस्त्र कर्म है, ठीक है, उसके विषय में अपन जो है इसका प्रयोग करेंगे। तो ये जो आपका ट्रिक है वेरी चार्मिंग लड़की बाई, इसमें आपका है 15 11 9 5, ठीक है। ऐसे करके पहले तो ट्रिक याद करना, फिर मैं इसका डिकोडेशन बता रहा हूँ क्या चीजें हैं ये। तो आपका सबसे पहले है वेरी। वेरी से आपका क्या है वेद्य। तो वेद्य कितने हैं आपके, टोटल 15 रोग हैं। चार्मिंग में आपका जो अच्छा है उससे क्या है आपके छेद्य। तो छेद्य कितने हैं आपके जो रोग है वो 11 बताए गए हैं। उसके बाद में लड़की, तो लड़की से आपका क्या है ल से आपका लेख्य। तो लेख्य कितने बताए गए हैं, तो 9 रोग बताए गए हैं। फिर बाई है आपका, ब से आपका क्या हो जाएगा भेद्य। तो भेद्य कितने बता रखे हैं, तो 5 रोग बता रखे हैं। तो ये जो है आपका जो 5 प्रकार के भेद्य रोग हैं, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो है आपका श्लेष्मा का उपनाह है, जिसमें क्या है मेनली लगन लग गई। तो वो क्या है आपका श्लेष्मा के उपनाह में आपका लगन लग गई। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद में उससे क्या होता है, जब श्लेष्मा के उपनाह में लगन लग जाती है तो विश्वत्म का मेनली जो है जन्म होता है। तो विश्व किसको बोलते हैं, आपका जो है कमल है उसको बोला जाता है। तो आपका जो विश्वत्म है वो क्या है आपका कमल को मेनली जो है, तो विश्वत्म से आपका जो कमल है उसका जन्म हो जाता है, ये हमने याद रखा था। अब जो विश्वत्म है उसमें क्या है उसके मेनली जो है, अब कमल में क्या पड़ते हैं, कृमि पड़ जाते हैं। और वो किस प्रकार के कृमि है, तो ग्रंथि वाले कृमि है। तो कृमि जन्य ग्रंथि यहाँ पे आपका आ जाएगा। और ये जो आपके कृमि है वो उनका कलर कैसा है, तो काले हैं, ठीक है। तो काले जो है अंजन के समान दिखाई दे रहे हैं, तो इसको आपको क्या याद रखना है, तो अंजनामिका को मिलनी इससे याद रखना है। तो ये जो 5 भेद्य रोग हैं आपके श्लेष्म उपनह लगन, ठीक है, बीसवत्म कृमि ग्रंथि और अंजनामिका, ये जो 5 रोग है वो अपन लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये मेनली आपके क्या है जो 5 रोग होते हैं वो मेनली आपके भेद्य बताए गए हैं। तो यहाँ पे आपका जो है अंजनामिका के चिकित्सा उपक्रम क्या है आपको क्लियर हो गया, तो भेद्य, ठीक है। तो क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आपका यहाँ पे आपके आचार्य सुश्रुत के मतानुसार अणुबाहु विदारिका वेदना वच्च यह किस कांड भग्न के विषय में बता रखा है। तो देखो पाटित अणु बहुविदारित्वम, तो जो क्या है पट जाता है उसके अंतर्गत बहुत सारे चूर्ण के रूप में यानी कि विदारित रूप में, यानी कि बहुत सारे टुकड़ों के रूप में जो कांड जो है वो भग्नित हो जाते हैं। तो वो क्या है आपके पाटित के अंतर्गत था। जैसे कि आपका जो सुखपूर्ण जो अनुभव होता है, ठीक है, सुखपूर्ण जो अनुभव होता है वो क्या है आपका पुटित के अंतर्गत होता है। इस पुटित के अंतर्गत मेनली आपको देखने को मिलेगा। मज्जा में चला जाता है तो वो जो है मेनली मज्जा अनुगत हो जाता है। पार्श्व में चला गया तो चलित हो जाता है। अगर क्या है आपका कंपन्न होने लग जाए तो प्रकन्नमान वेल्लित युक्त हो जाता है। वेल्लित मतलब आपका कंपन्न होना ये बोला जाता है। फिर बोला गया शब्दवत चूर्णितम, तो जिनमें क्या है शब्दवत आते हैं मतलब शब्द के समान आते हैं, ठीक है, शब्द आते हैं उसे चूर्णित कहा जाता है। फिर आपका अश्व के कर्ण के जैसा होता है तो उसे अश्व कर्णक कहलाया जाता है। दोनों तरह के जो अस्थि है उसके बीच में अगर कोई भग्न हो तो उसे कर्कटक कहा जाता है। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट कांड भग्न के एग्जाम्पल है वो भी मैंने यहाँ पे आपके प्लॉट कर दिए हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। तो यहाँ पे जो आंसर है वो किसके अंतर्गत जो है आपका फॉल करता है, तो यहाँ पाटित के अंतर्गत मेनली आता है आपका, ठीक है। तो ये अपन लोगों ने ऑलरेडी सुश्रुत निदान 15/10 के अंतर्गत अपन लोगों ने इसे पढ़ रखा है। उसके बाद अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि सुश्रुत के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति में तर्पण का जो मात्रा काल होता है वो कितना बताया गया है। तो हम ये तो जानते ही हैं कि 500 मात्रा तक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें क्या है तर्पण कराया जाता है। तो अगर नहीं आता है तो उनको ऐसे याद रखना है वातज पित्तज कफज और स्वस्थ व्यक्ति। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें 500 में मात्रा काल है, कफज में 600 मात्रा काल है, पित्तज में 800 मात्रा काल है और वातज में 1000 मात्रा काल है। तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो आपका आंसर जो जाएगा वो है 500 मात्रा काल, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए पूछा गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रोनिक माउंटेन सिकनेस किस व्याधि के नाम से जाना जाता है। तो इसको मॉन्क्स डिसीज कहते हैं। जो आपका क्रोनिक माउंटेन सिकनेस जो होता है वो जो है मॉन्क्स डिसीज कहलाती है। ये डिसीज क्या होती है एक्चुअली में, कुछ लोग जो होते हैं ना वो आपके हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं ना, जैसे कि 10,000 फीट के अराउंड मान लो, तो कई महीनों तक कई सालों तक वहां पे रह लिए, तो उनमें क्या है, एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ज्वाइंट्स में पेन रहना, उनका जो लिप्स का जो कलर है वो ब्लू कलर का हो जाना, ठीक है। साइनोसिस जो है वो स्किन के अंतर्गत दिखाई देता है, तो वो कहलाता है आपका क्रोनिक माउंटेन सिकनेस। जो आपका हाई एल्टीट्यूड पे 10,000 फीट की ऊंचाई पे क्रोनिक समय तक यानी कि मंथ्स तक, ईयर तक रहते हैं, उनमें जो है ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इस डिसीज को मॉन्क्स डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो यहाँ पर तो आपका मॉन्क्स जी है, जो आपके मॉन्क्स होते हैं, जो मॉन्क्स होते हैं वो अधिकतर जैसे कि आपके जो साधु वगैरह होते हैं, जैसे दलाई लामा जी वगैरह है, ठीक है, वो भी आपके मॉन्क्स ही है। तो ये कहाँ पे रहते हैं, ये अधिकतर ऊंचाइयों पे मिलते हैं, अधिकतर बर्फ के अंदर घूमते हुए हमेशा लेह लद्दाख के अंदर ही इन लोग मिलते हैं। तो उससे आप इसको याद रख सकते हो कि जो क्रोनिक माउंटेन सिकनेस है उसे क्या है, मॉन्क्स डिसीज बोला जाता है। देन क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर यहाँ पे आपका पूछा गया है कि अष्टांग हृदय के मतानुसार गलगंड डैश का लक्षण है। तो जो मांस धातु की वृद्धि होती है उसके विषय में हम देखते हैं कि गलगंड आता है। आपका रस धातु है उसके अंतर्गत हम लोग स्किन डिसऑर्डर्स देखते हैं ना, तो मांस धातु के अंतर्गत आपका जो है गले के साइड में मांस लटक जाता है, तो उसको हमने देखा था गलगंड कहा जाता है। तो ये क्या है, आपका गलगंड का लक्षण है, ठीक है, क्लियर। देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि चरक मतानुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रसजा नाम विकारा नाम सर्वम लंघनम औषधम, ठीक है, तो सर्वम लंघनम औषधम, तो ये जो है आपका डायरेक्ट लाइन है। जो आपका रसज विकारों की जो चिकित्सा की जाती है वो लंघन से की जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका छेदन से रसज विकारों की चिकित्सा की जाएगी तो ये बिल्कुल गलत है, रसायन से भी नहीं की जाती। तो यहाँ पे आपके जो दो ऑप्शन है सी एंड डी, ये तो बिल्कुल भी गलत हो गए। अब बच जाता है आपका दीपन और लंघन। तो जो रसज व्याधि है उसके अंतर्गत आपका जो दीपन जो है, जो लंघन जो है वो दीपन से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो रस है उसकी उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। रस की वजह से मेनली आम की उत्पत्ति हो जाती है, इस वजह से अपन जो है दीपन के पहले जो पेशेंट है उसको अच्छे से लंघन कराते हैं। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो दोनों हैं दीपन और लंघन, उसके अंतर्गत आप इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि जो ज्वर जो है वो क्या है, रसज दोषज व्याधि है, ठीक है, रस प्रधान व्याधि है। और जो आपका ज्वर है उसकी चिकित्सा में आपने देखा है कि श्रेष्ठ उपक्रम किसको बता रखा है, लंघन को बता रखा है। तो उससे भी आप इसे जो है सॉल्व कर सकते हो। तो इस मेथड का भी यूज करके आप जो है इन दो के बीच में आप लंघन को यहाँ पे पुटअप कर सकते थे। तो आपका जो है ये तो डायरेक्ट पूछा गया है, तो आपका जो आंसर जाएगा वो लंघन जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपका बोल रखा है कि ईपीडी डायमोअर्चाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन डिसीज इन अडल्सेंट बॉय। तो देखो, तो जो आपका मम्स जो व्याधि होती है, जिसको लगभग आप लोग यूजी के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका जो उपद्रव के स्वरूप आपका क्या है, ऑर्काइटिस जो है हो जाता है। देखो मम्स क्या होता है, तो सलाइवरी जो ग्लैंड है उसमें एक प्रकार की स्वेलिंग हो जाती है, एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है ये। तो इस व्याधि के अंतर्गत जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है उसमें स्वलन हो जाती है, वो जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके उपद्रव जो है, ये जो डिसीज जो है वो इन्फेक्टेड जो सलाइवा है उसके द्वारा बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाती है। तो ये तो स्प्रेड तो दूसरों में होती है इन्फेक्टेड सलाइवा से, लेकिन बॉडी के अंतर्गत ये जो है, जो आपका ऑर्काइटिस है उसको क्रिएट कर सकती है। इसी वजह से आपका जो MMR का टीका मिजल्स मम्स और रूबेला कब लगाया जाता है बेबी को, तो 9th मंथ के अंतर्गत मेनली लगाया जाता है।
तो ये जो है एकदम कॉमन क्वेश्चन था, कई बार रिपीटेड हो चुका है ये क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान ही होगा। तो ये इसको क्या बोला जाता है, तो इसे मम्स के अंतर्गत आपका ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि चरक संहिता अनुसार शीतोपलादी चूर्ण का वर्णन निम्नलिखित में से किस अध्याय में मिलता है। तो जो आपका राजस्वम है उसके अंतर्गत मेनली जो है शीतोपलादी चूर्ण, तालिस आदि चूर्ण, इनका जो वर्णन है आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे सीतातु, वाक्षरी, पिपली, एला, दालचीनी, ये इसके मेनली शीतोपलादी चूर्ण के कंटेंट है। तो ये समझना कि राजस्वम जो चिकित्सा है उसके अंतर्गत मेनली इसका जो है व्याख्यान बताया गया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ए प्लास्टिक एनीमिया का कारण होता है। तो आपका जो ए प्लास्टिक एनीमिया है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से आपका जो पर्वोवायरस B19 है उसे भी एक कारण माना गया है। तो पहली चीज, इसके और भी जो डिफरेंट कारण है वो भी मैं यहाँ पे आप लोग को डिस्कस कर देता हूँ कि कौन से कारण होते हैं। पर उसको जानने से पहले ये समझिए व्हाट इज ए प्लास्टिक एनीमिया। तो जो आपका ए प्लास्टिक एनीमिया होता है वो क्या है, एक कंडीशन है जिसमें मेनली जो आपका जो बॉडी क्या है वो आपके इनफ ब्लड सेल्स को, जो आपके ब्लड सेल्स है उनको प्रोड्यूस करना खत्म कर देती है। तो वो जो है मेनली बनती ही नहीं है। तो व्यक्ति क्या होता है, हमेशा थका हुआ रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, अनकंट्रोल उसकी ब्रीथिंग हो जाती है। तो ये कहलाता है आपका ए प्लास्टिक एनीमिया। जैसे कि आगे चल करके हमने देखा था कि 2021 में उन्होंने डायरेक्ट डायग्नोसिस से आपका क्वेश्चन पूछा था। तो आज आपका ए प्लास्टिक एनीमिया आपके सामने आया तो आपको पता तो चले कि व्हाट इज ए प्लास्टिक एनीमिया। तो इसमें क्या करता है, जो बॉडी है आपका इनफ जो आपके ब्लड सेल्स का जो निर्माण है वो स्टॉप कर देती है। तो ये जो है बहुत रेयर और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, किसी भी एज के अंतर्गत पेशेंट को हो सकती है। ठीक है, इसका जो लक्षण है उसके अंतर्गत फटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, पेल एक्सेट्रा जो है इसके लक्षण है। इसके अंतर्गत कॉज क्या होता है, तो जो मोस्टली जो कॉज होता है, तो कई टाइम जो पेशेंट जो होता है वो रेडिएशन या कीमोथेरेपी लेता है उसके कारण ये हो सकता है। कुछ जो टॉक्सिक केमिकल है उसके प्रति एक्सपोजर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका जो बेंजीन हुआ, आपका पेस्टिसाइड हुआ, जो आपका गैसोलीन हुआ, तो उसके वजह से भी हो सकती है ये। इसके अलावा कुछ ड्रग्स के थ्रू भी ये हो सकती है, जैसे कि आपका जो रूमेटाइड अर्थराइटिस की कुछ ड्रग होती है ना, जिसको लॉन्ग टाइम तक एंटीबायोटिक के साथ में लिया जाता है, तो उसके वजह से आपका जो ए प्लास्टिक एनीमिया है वो मेनली उत्पन्न हो सकता है। फिर इसको क्या है, आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंतर्गत भी रखा गया है। फिर ये जो आपका आता है ना पर्वोवायरस B19, तो ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है, एक प्रकार का। तो इसके कारण भी आपका जो है प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। HIV के कारण भी ए प्लास्टिक आपका एनीमिया हो सकता है। एप्सिन बार साइटोमेगाली जो आपका वायरस है उसके कारण भी ये हो सकता है। साइटोमेगालिस के कारण भी हो सकता है आपका ये प्लास्टिक एनीमिया। तो ये आपका जो है वायरल इन्फेक्शन के अंतर्गत रिलेट करते हैं। सम टाइम प्रेगनेंसी के अंतर्गत भी जो है ये हो जाता है, और कुछ एडियोपैथिक जो फैक्टर है वो भी क्या है इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ए प्लास्टिक एनीमिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आपका यहाँ पे आपका आचार्य सुश्रुत के अनुसार अविदग्धम समम याति विदग्धा पाकमेति निम्नोक्त किस उपक्रम में संबंधित है। तो पहले ऑप्शन पे न जा करके पहले अपन जो है इसको सॉल्व जो क्वेश्चन है उसको अपन अपने दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपन जानते हैं कि सुश्रुत ने सबसे पहले आपका जो है द्विवर्णीय जो चिकित्सा अध्याय है वो एक्सप्लेन किए हैं। तो वहां पे उन्होंने क्या है व्रण शोधन के उपकरणों का जो है वर्णन कर रखा है। तो उसके अंतर्गत जो है आपका उपनय उपक्रम होता है जिसको क्या बोला जाता है, पुल्टीज बोला जाता है, ये हम जानते हैं।
तो पुलटिस का क्या होता है कि अगर पुलटिस बांधने से जो अविदग्ध शोप है उसका अच्छे से पाक हो जाता है, तो या फिर थोड़ी कम विदग्धता हो तो वो इजीली क्या है, पाक को प्राप्त हो जाता है। तो ये कहलाता है आपका उपनह। तो देखो इसके लिए सुश्रुत में क्या चीज जो है वो देखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत जब आप सुश्रुत के अंतर्गत देखने जाओगे उपनह को, तो उन्होंने लिख रखा है कि मेनली जो है आपका वात कफ शोप में उपनह बांधा जाता है, क्योंकि मेनली जो है आपका जो पुलटिस है वो अगर पित्त के अंतर्गत अपन लोगों ने बांध दिया, ठीक है, जो आपका बहुत ज्यादा डोमिनेंट दोष है, तब तो क्या होता है, जो पित्त तो ऐसे भी पाक कर देते हैं, तो वहां पे क्या है आपका क्लेद हो सकता है, जो पस है उसका फॉर्मेशन हो सकता है। तो जो आपका उपनह जो है वो मेनली आपका वात कफ में तो मेनली इंडिकेटेड किया गया है। इसके अलावा ये देखो, ये जो लाइन जो है वो अविदग्ध शोप जिस पे डल्हन ने टीका की है, और ये बताया है कि अविदग्ध मतलब जिसमें आपका बिल्कुल भी पाक नहीं हो रहे हैं, तो उसे अपन क्या है उपनह से पुलटिस से पका सकते हैं। और जो विदग्ध शोप है जो आपका किंचित पक्व होती है, उसे अच्छे से पकाने के लिए क्या करते हैं, उपनह का मेनली यूज किया जाता है। तो ये जो आपका लाइनिंग आता है, अविदग्धम समम याति विदग्धम पाकम एति च, 24 नंबर की सुश्रुत चिकित्सा के अंतर्गत कोटेशन है फर्स्ट चैप्टर की। उसमें अपने को ये समझ में आ जाता है कि ये जो है आपका उपनह के लिए मेनली आया है। ठीक है, तो अगेन ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछा गया था उपनह के बारे में। क्लियर? तो आई होप ये क्लियर अच्छे से हो गया होगा। तो ये डल्हन की ही टीका है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्लॉट करके यहाँ पे बता रखा है वो। तो आई होप ये क्लियर हो गई होगी ये चीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चरक संहिता के अनुसार समघृत सत्तू का सेवन श्रेष्ठ डैश में माना जाता है। तो ये जो है आपका अग्रेय जो प्रकरण है उससे मेनली पूछा गया है। तो ये वाला जो अग्रेय जो प्रकरण है उसको तो आपको बिल्कुल बाय हार्ट करके जाना है। जैसे कि एंड टाइम पे आपको रिवाइज करना हो तो हाईली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो आपका अग्रेय प्रकरण होता है। तो यहाँ पे देखो 20 पे भी क्वेश्चन आया है, 2021 पे भी क्वेश्चन आया है। तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े डिफरेंट हो गए थे, वहाँ पे आपको मिलान करने के लिए दे दिया गया था। और यहाँ पे क्या है आपका डायरेक्टली पूछा गया है कि वृष्य उदावर्त हरा नाम, ये आपके अग्रह में किसको बताया गया है, तो सम घृत सत्तू का सेवन। तो ये आपका डायरेक्ट था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वांगभट के मत से अर्स यंत्र में कौन सा यंत्र है, मतलब आपका जो वांगभट है उनके मत के अनुसार कौन से जो अर्स यंत्र है उसके समान कौन सा यंत्र है। तो जो है मेनली आपके समी यंत्र जो होता है उसे आपका क्या है अर्स यंत्र के सिमिलर संज्ञा दी गई है। तो ये आपका क्या है वांगभट का डिफरेंट क्वेश्चन है, इन्होंने कुछ डिफरेंस बताया है सुश्रुत वग्र से। तो उन्होंने क्या है समी यंत्र को मेनली आपका जो है अर्सो यंत्र के समान जो है आपका बता रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो मेनली पूछा गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे आते हैं अपन। तो यहाँ पे आपका जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि चरकोप संस्कार जो चरकोपस्कार जो टीका है उसके रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि 2020 का पेपर हो 2021 का पेपर हो, हर साल जो है आपके टीका से जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपके पुटअप हो रहे हैं। तो इसको अपन लोगों ने याद करने के लिए क्या किया था, जो आपका क्वेश्चन है तो अपन लोगों ने याद किया था कि चरक ने उपस्कार को ऐड कर दिया। ये जब लास्ट आपका 21-20 का जो क्वेश्चन पेपर अपन सॉल्व कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये जो है चरक ने उपस्कार को मतलब जो है चरक ने उपस्कार कर दिया, मतलब जो चरक और उपस्कार में क्या है आपको जोड़ लग रहे हैं, जोड़ लग रहे हैं मतलब क्या है आपका योग लग रहा है। तो इसको देखते ही ऐसा लगता है जैसे कि चरकोपस्कार जैसे कि आपका योग हो रहा हो। तो इससे आपको क्या याद आ जाता है, तो योगेंद्र नाथ सेन। तो इस टीका के लेखक कौन है, योगेंद्र नाथ सेन। ठीक है, फिर बाकी जो आप देखोगे वो सारे आपके मॉडर्न के हैं, जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वो। तो अगर अपन डिलीटिंग मेथड भी यूज करते तो उस कंडीशन में भी आपका योगेंद्र नाथ जो सेन है
वो आंसर आपका जा सकता था। ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है आचार्य सुश्रुत के अनुसार अधिमन के किस प्रकार में नासा अध्यमान का एक लक्षण मिलते हैं। तो यह जो लक्षण है वो मेनली कफज अधिमन के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो आगे अपन लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके अंतर्गत भी हमने देखा था, जैसे कि वो शिरो आद्यमान, शिरो दुख, ये क्वेश्चन आया था कि आपका ये किसका लक्षण होते हैं। तो जो आपका शिरो दुख युतम देखते ही जो लोग हैं उन्होंने वाताश टिक किया था, जबकि वो क्या है श्लेष्मा अधिमन का लक्षण था। तो इसी वजह से जो है मैंने अधिमन के जो लक्षण है वो यहाँ पे डाल दिए हैं, आपके सामने प्लॉट कर दिए हैं। जो आपका कफज अधिमंत होते हैं, स्पेशली आपका शैत्य गौरव पिच्छलता, ठीक है, तो ये आपको देखकर ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो है मेनली ये जो है वो आपके कफज अधिमन के अंतर्गत आता है। लेकिन जो रूपम कफ है वो कफ इतना ज्यादा छा जाता है कि जो व्यक्ति है उसे रूपम पश्यति दुखेन, बहुत दुख से जो है व्यक्ति को रूप यानी कि जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जो है पाशु पूर्णता, ऐसा लगता है कि मानो कंकड़ चले गए हों आंखों में। नासा में जो है आद्यमान रहता है और सिर में क्या है दुख होता है। तो ये जो लक्षण होते हैं वो क्या है आपके श्लेष्मा अधिमन के होते हैं। फिर देखिए उसके बाद में आपके पित्तज अधिमन के लक्षण बता रखे हैं। तो इसमें आपका जो है रक्तज, जो आपके मेनली एकदम रेड कलर की आंखों की जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, बिल्कुल जो है रेड डॉट उसमें आपको दिखाई देगी। तो जो सारी दिशाएं हैं जैसे मैंने बताया था कि जो है जलती हुई दिखाई देती हैं, यकृत पिंड के समान क्षार के जैसे जो है जला दिया गया हो ऐसा लगता है। मूर्छा सिरो दाह युक्तम, ये जो होता है वो मेनली आपका क्या है पित्तज अधिमन का लक्षण है। फिर आपका जो है नेत्र में उत्पाट्य, ऐसी कोई पीड़ा होना, जैसे कोई मतनी से मत रहा हो, इस तरह का जो है मेनली पीड़ा होना। निर्भेद मात संरब्धम, इस प्रकार का मेनली पीड़ा होना। कुंचन स्फोटन वेपथु, इस तरह की पीड़ा होना। सिर के आधे भाग में पीड़ा होना, ये जो होता है वो आपके मेनली वातज अधिमन के अंतर्गत आता है। और जो आपका रक्तज अधिमंत होता है उसमें क्या है आपका बंधु जीव प्रतिकाशम, बिल्कुल जो है टेंडरनेस हो जाती है, जैसे कि पित्तज अधिमन में टेंडरनेस नहीं थी। रक्तज वाले में क्या हो जाता है, जो पेशेंट है वो बिल्कुल हाथ लगाने नहीं देते हैं, तो आपका क्या है स्पर्श में अक्षम हो जाता है। रक्त का क्या है स्त्राव जो है देखने को मिलता है। अग्नि के समान जो है दिशाएं दिखाई देती हैं। और रीठा जो है, जो गुठली होती है उसे जब आप तपाओगे तो वो एकदम रेड कलर की हो जाती है। तो उस तरह का जो कृष्ण भाग जो है वो आपका रक्तज अधिमन के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपके जो चारों अधिमंत है वो आपके क्लियर हो गए जो ऑप्शंस में दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आपका कफज अधिमन का मेनली जो लक्षण है वो आपका बताया गया, नासा आद्यमान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आपका यहाँ पे बोला गया है कि कश्यप के अनुसार कृमि रोग में प्रयुक्त विडंग घृत को किस सहपान के साथ सेवन करने को कहा है। तो जो आपका कृमि है उसमें आपका जो कृमि रोग है उसमें विडंग घृत को मेनली जो है शर्करा के साथ में बता रखा है, जो कश्यप है उन्होंने पान करने के विषय में। तो यहाँ पे आप जो लॉजिक लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉजिक को तो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर लॉजिक लगाओ तो शर्करा के कारण क्या है जो कृमि है वो तो और बढ़ जाएगा। तो ये जो है आपका थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि मेनली कश्यप ने जो है विडंग घृत को शर्करा के साथ सह अनुपान के रूप में सेवन करने के विषय में कृमि रोग में बताया है। तो ये चीज जो है मेनली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर आपका बोला गया है कि चरक संहिता अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि दुष्चिकित्सो है अपस्मारी कृतास्पदा। तो हम ये जानते हैं कि अपस्मार को दुष्चिकित्सकीय बोला गया है, चीरकाली बोला गया है। और क्या है आपका कृतास्पदा, मतलब अपना आश्रय बनाने वाला कहा गया है इसको। और कई बार जो है ये क्वेश्चन आया है कि कृतास्पद किस रोग को कहा जाता है। तो ये जो है मेनली आपके अपस्मार के लिए आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका जो है आगे वाला लाइन पूछ दिया गया है कि तस्मात् डैश न प्रयास समुचारेत। तो यहाँ पे जो है नम का अर्थ ये नहीं है कि किससे जो है चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे जो है आपका रसायनम एने नम प्रायशः समुपाचरेत। तो इस प्रकार से इसे जो रसायन चिकित्सा है उसके द्वारा जो है प्राय करके प्रयुक्त करना चाहिए। ये जो होता है आपका चीरकारी बॉडी के अंतर्गत मेनली आश्रय करने वाला होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर जाता है, तो यहाँ पे आपका जो रसायन है वो मेनली आंसर जाता है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन इज कि कौन से नेत्र रोग में रुग्ण को सब चीजें मोर पंख के सदृश नील वर्ण की दिखाई देती है। तो जो पित्तज तिमिर है उसके अंतर्गत हमने देखा था कि सिखी भर्री विचित्राणी। तो सिखी किसको बोलते हैं, जो मोर है उसे सिखी बोलते हैं। तो उसके वर्ण की जो है जो मेनली सारी चीजें जो है वो दिखाई देती है पित्तज तिमिर के अंतर्गत। सारी दिशाएं जो है चमकती हुई दिखाई देती है, ऐसा लगता है ना जैसे कि आकाश में जुगनू चमक रहे हैं। तो वो जो लक्षण है वो क्या है, आपके पित्तज तिमिर के अंतर्गत था। तो ये जो है आपके कफज के अंतर्गत तो बिल्कुल नहीं है। तो आपके दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। पित्तज अभिषंत को अभी अपन लोगों ने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया, तो वो भी नहीं है। तो ये जो लक्षण है वो आपको क्या है, पित्तज तिमिर के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना था। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन इज बोला गया है कि सुश्रुत मतानुसार भोजन के उपरांत अस्थापन वस्ती देने से निम्न में से कौन सा उपद्रव होता है। तो 100 टाइम रिवाइज टॉपिक है कि आपका विसूचिका और परिकर्तिता ये दो किस कारण से होते हैं, कि जो भोजन उपरांत आपने अस्थापन वस्ती दे दिया उसके वजह से मेनली अस्थापन वस्ती के कारण क्या है, जो वो वेग होता है उसको क्या है प्रवृत्त करा देते हैं लगभग आपके एक मुहूर्त के अंतर्गत। इसमें क्या है आपका जो है भोजन खिला के दिया गया है तो अन्न जो है वो मेनली आपका आवृत हो जाएगा वहां पे, जिसके कारण क्या है मेनली आपकी आमविष की उत्पत्ति हो जाएगी। और आमविष क्या है आपके ऑप्शन में से, वो आपका विसूचिका है, अल्सक नहीं है। उसमें आपका जो अलसीभूत नहीं पड़ा रहता है आपका जो अन्न है वो, क्योंकि जो अलसीभूत यानी कि अल्सक नहीं है, यहाँ पे जो दोनों तरफ वमन और विरेचन के जो वेग है वो आते हैं। इस वजह से क्या है आपकी जो विसूचिका है उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस सुश्रुत के अनुसार तृतीय विष वेग की चिकित्सा में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम निर्दिष्ट है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे कि आपका जो तृतीय विष वेग से जो अंजन है उसमें क्या है आपका से 3 दिख रहा है, तो जो तीसरा है उसमें क्या है अंजन कराया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर जाएगा वो क्या है आपका अंजन जाएगा, क्योंकि 3 क्या है अ की तरह दिख रहा है, इस वजह से ऐसे करके हमने याद किया था। तो आपका अंजन है। ठीक है, तो तृतीय विष वेग में अंजन यानी कि नस्य और अंजन ये मेनली तृतीय विष वेग की चिकित्सा के अंतर्गत आ जाएगा। साथ ही साथ जो अदर आपके प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ठीक है, जो बाकी आपके वेग हैं उसको भी मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दी है, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। तो देखो साथ ही साथ प्रथम वेग में आपका क्या बता रखा है कि जो शीत अम्ब है उसको सेचन करा दीजिए और साथ ही साथ क्या है वमन करा दीजिए। फिर दूसरे के अंतर्गत क्या है आपने वमन करा दिया है, अब विरेचन करा दीजिए। तीसरे में आपका जो है अगतपान अंजन और जो है नस्य बता रखा है। फिर आपका चतुर्थ में मेनली जो स्नेह से सम्मिश्र जो अगध है उसका पान कराया जाता है। पंचक में क्षौद्र मधु के क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। छठवें में मेनली अतिसार की चिकित्सा। तो ये जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा गया है कि आपका जो छठवा है वो छठवें वेग में क्या कराया जाता है, षष्ठे में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अतिसार की चिकित्सा मेनली कराई जाती है। और पीड़न जो सिद्धि है वो मेनली आपका सप्तम में किया जाता है। और मूर्धा में आपका जो है काकपत का चिन्ह लगा करके उसके ऊपर मांस रस का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है आपका विष के वेग के अनुसार जो चिकित्सा है वो लिखित कर रखी है। तो आपके सामने विष के तृतीय वेग की मेनली चिकित्सा पूछी गई है, तो वहां पे आपका आंसर जो है नस्य व अंजन चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है जो 31 जो क्वेश्चंस हैं उसको अपन लोगों ने सॉल्व किया है पार्ट 1 में। 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वो अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो सेकंड स्लॉट है उसमें अपन जो है 31 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, और जो आपका लास्ट स्लॉट रहेगा, ठीक है,
उसमें अपन जो है बाकी के आपके बचे हुए जो क्वेश्चंस है उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो पहले स्लॉट में इतना ही अपन देखते हैं। ठीक है, इसका टोटल 3 स्लॉट आएगा आपका। इसी प्रकार से आपका 2080 का भी अपन देखेंगे, उसका भी है शायद 2 स्लॉट या 3 स्लॉट। इसी टाइप से अपन जो है पूरे जो है आपका 2070 से जो आपके पेपर हैं, ठीक है, अभी तक के जितने भी IPGT पेपर हुए हैं उसको अपन जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।